हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण समितियां 2023। जितनी भी समितियां अभी तक चर्चा में थी, जैसे कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई चौक के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन है। और इसके अलावा आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के समिति की अध्यक्षता किसने की थी। इसके अलावा आपका कुनु नेशनल पार्क में जो नामीबिया से चीते लाए गए थे, उनकी मौत के दौरान उस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इन सभी समितियों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हाल ही में मणिपुर हिंसा हुई थी और मणिपुर हिंसा के लिए उसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो यह सभी समितियां हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है राजेश गोपाल, यह चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आपके नामीबिया से चीते लाए गए थे, वह मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में रखे गए थे। वहाँ पे कई आपके चीतों की मौत हो गई है, उसके लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष राजेश गोपाल हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है। वहीं अगर बात करें हम ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट में 6 चीतों की मौत के बाद कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया। समिति का उद्देश्य चीता स्थानांतरण परियोजना से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। उद्देश्य इसका यह है कि प्रोजेक्ट टाइगर और भारत के कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं अगर बात करें हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषता की, तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति के बाद से मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5-3+3-4 पैटर्न फॉलो किया जाएगा। इसमें 12 सालों की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की फ्री स्कूल शिक्षा होगी। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह है उत्तराखंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। उनको एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आपका इस मुहिम के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वहीं अगर बात करें हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश के एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इंपॉर्टेंट करिएगा, अभी हाल ही में आपके मणिपुर हिंसा हुई है और उसकी जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अजय लांबा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है अजय लांबा। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन बी लोकुर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बात करें मदन बी लोकुर को पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। पराली क्या होता है दोस्तों, जो कि आपके पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान काटने के बाद जो आपका उसका थोड़ा बहुत अवशेष बचा रहता है उसको जलाया जाता है, उसको पराली कहा जाता है। इसको रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मदन बी लोकुर हैं। और इसे क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि इसके जो आपके धुएं होते हैं यह सभी आपके अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फॉग देखने को मिल रहे हैं और इसके जलाने से भी और भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको रोका जा रहा है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने
से रोकने के लिए अक्टूबर 2020 इस समिति का गठन किया था। मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और यह पराली जलाने से संबंधित जो रोक संबंधी समिति बनी गई है उसके अध्यक्ष भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डिफाल्टरों से पैसे की वसूली करने के लिए गठित समिति का गठन क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप नंदराजोग समिति इसका नाम दिया गया है। डिफाल्टरों से पैसे वसूली करने के लिए गठित किया गया समिति है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन डिफाल्टरों से पैसे की वसूली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए NSEL भुगतान संकट के डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगनी करने की खाका तैयार करने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक दलवाई समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अशोक दलवाई समिति में आपके 2022 के तक किसानों की आय को दुगनी करने का खाका तैयार करना था। वहीं अगर बात करें हम केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने 2022 तक के किसानों की आय को दुगनी करने का खाका तैयार करने के लिए अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में आपके 6,399 अरब रुपए का अतिरिक्त निवेश आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित JBP समिति का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी आपके सदस्य थे। ठीक है, उपयुक्त सभी सदस्य थे तो आपका राइट आंसर होगा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी इसके सदस्य थे। अगर बात करें राज्यों के पुनर्गठन, या आपका काफ़ी पुराना आपका समिति है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दौरान। यह आज भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपके सभी आपके सम्मिलित थे। अगर बात करें हम सरदार वल्लभ भाई, जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारामैया, यह तीनों इस आपके समिति से संबंधित थे। अगर वही बात करें हम कि यह JBP समिति का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1948 में की गई थी। और यह समिति क्यों बनाई गई थी दोस्तों? तो इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट में केवल भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को खारिज कर दिया था, बल्कि आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों की गठन का सुझाव दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं वह सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सारी समितियां इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर जो है उपयुक्त दोनों, यानी जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना को। यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिवालय की सचिव सुरक्षा सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा चूक की जाँच करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने की है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अजय भल्ला समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत आने वाले चीनी निवेशों की परीक्षण के लिए अजय भल्ला समिति संबंधित है। वहीं अगर बात करें अक्टूबर 2020 में भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए एक गठित समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिहिर शाह समिति। जो आपका राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति किससे संबंधित है? तो मिहिर शाह समिति से संबंधित थी। वहीं अगर बात करें हम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मिहिर शाह योजना आयोग के पूर्व सदस्य तथा जल संरक्षण क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम इस समिति में 10 मुख्य सदस्य होंगे। यह समिति अनुमानतः 6 महीनों में रिपोर्ट अपनी तैयार करेगी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीके मिश्रा। सीके मिश्रा जो है दोस्तों, यह जो ताजमहल है उसके आसपास जो आपका औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है उससे निपटने के लिए एक समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर वही बात करें हम सरकार की, तो सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों NEERI, IIT ने कई और अन्य मंचों के विशेषज्ञों से समिति बनाई है। अगर बात करें समिति की अध्यक्षता पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव CK मिश्रा करेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, GST रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम GST रिटर्न प्रक्रिया का आसान बनाने में सरकार का बड़ा कदम उठाया है। अगर बात करें केंद्र ने GST नेटवर्क के चेयरमैन अजय भूषण पांडे के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी चालू वित्त के वर्ष वित्त वर्ष के लिए रिटर्न से जुड़े नियम कानून व प्रारूप किसी तरह से बदलाव की जरूरत को लेकर सुझाव देगी। इस समिति में गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश के कर आयुक्त शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने कई एग्जामों में यह क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यह जो है आपके बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत गठित की गई थी। अगर बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1957 में इसकी गठन की गई थी। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज के जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना 3 स्तर पर होगी। कैसे होगी दोस्तों? तो 3 स्तर पर शामिल होने चाहिए। एक तो आपका पहला होगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति और जिला स्तर पे आपका जिला परिषद। याद रखिएगा, जैसे कि ग्राम पंचायत और आपका पंचायत समिति जो कि आपके भी होते हैं और आपके जिला परिषद होते हैं, यह 3 प्रकार के आपके चुनाव कराने के लिए संबंधित है आपका त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा से संबंधित है आपका रंगराजन समिति। वहीं अगर बात करें जून 2012 में योजना आयोग द्वारा अध्यक्षता इसकी की थी डॉक्टर C रंगराजन। उद्देश्य गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए इस समिति ने 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट पे सौंपी। वहीं अगर बात की, इस समिति ने शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये और गाँव में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब माना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करेंगे हम तेंदुलकर समिति 2005। यह भी आपके गरीबी से संबंधित है, गरीबी की आकलन करने से संबंधित है। तेंदुलकर समिति ने अनुसार भारत की कुल आबादी 22.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा RS शर्मा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैक्सीन जब आपकी कोविड चल रही थी दोस्तों, कोविड के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए जो मुहिम चलाया गया था, उस पैनल की अध्यक्षता आपके RS शर्मा ने की थी। RS शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम की गठित की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार से संबंधित है। वहीं अगर बात करें 2007 में भारत सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। अध्यक्ष रघुराम राजन है। बात करेंगे यहाँ पे हम इस समिति द्वारा की गई सिफारिश, वित्त तक पहुँच का विस्तार, व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास, एक विकास अनुकूल नियामक ढांचा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1983 में आपका सकरिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करेंगे केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन करने के लिए न्यायमूर्ति आर्य सकरिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक आयोग गठित किया था। अन्य 2 सदस्य श्री BP शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। सकरिया सकरिया आयोग का उद्देश्य केंद्र और जो आपका केंद्र और राज्य है उनके बीच आपके मौजूद व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा करना था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
फजल अली आयोग का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से। जो आपका फजल अली आयोग था दोस्तों, यह आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। इसका जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1953 में किया गया था। अध्यक्ष फजल अली थे। अगर बात करें हम स्वयं सदस्य इसके कितने थे तो एक के.एम. पाणिकर और हृदय कुंजरू इसके सदस्य थे। फजल अली की बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट में इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा का राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद के पास किया गया संसद के द्वारा और इस तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा से संबंधित आयोग है? राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग आपकी शिक्षा से संबंधित है। यह गठन 1964 में की गई थी। आज के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार व नई शिक्षा देना। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए संबंधित समिति कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार सवर सिंह समिति। सरदार सवर सिंह समिति गठन इसका 1976 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता पर सिफारिश करना था। परिणाम स्वरूप 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। इस प्रकार संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे आपके जितने भी हमने यहाँ पे कराए हैं समिति, वह सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।